जब जीतने की लगे कि हम जीतने वाले तभी लड़ना, तब मुझे कहते थे कि बाई इलेक्शन बहुत भारी होता है, सरकार से जीत नहीं सकते फलाना। फिर क्या हो गया, आपको अपने लोगों के साथ तो खड़े रहना। विचार नहीं मिलते हैं, कोई हमारा विरोध भी करता है, विरोध करने का मतलब ये थोड़ी कि आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। लोगों को ज़रूरत थी सुधीर शर्मा की धर्मशाला में, लोगों ने वोट डाले सुधीर शर्मा जी को, गेट बंद हुए सुधीर शर्मा जी के लोगों के लिए, फ़ोन बंद हुए सुधीर शर्मा जी के लोगों के लिए। वो आदमी अगर लोगों की दूरी बनाए रखे, ज़रूरत के टाइम पे लोगों के साथ खड़ा ना हो, ये बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी ये सब हो जाएगा। ऐसे में अगर राकेश चौधरी कांग्रेस का दामन थामते हैं, कांग्रेस उनको टिकट देती है, तो आपको ये स्वीकार होगा क्या? दीजिए, विजेंद्र करण का साथ तो देंगे अगर पार्टी उन पे दाव खेलती। ये राजनीति है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। अब पूरे देश में लोकसभा चुनाव तो हैं ही हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 6 उपचुनाव भी हैं। 6 इसलिए क्योंकि अभी तक 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने बीजेपी का दामन तो थाम ही लिया है। फिलहाल बात हम आज धर्मशाला की राजनीति को लेकर करेंगे। चर्चित चेहरे हैं, भाजपा से भी बात करेंगे, कांग्रेस के नेताओं से भी बात करेंगे। फिलहाल इस खास संवाद में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र जग्गी। जग्गी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत में। क्या कह रहे हैं धर्मशाला के समीकरण? देखिए, धर्मशाला के लोगों को एक तो बहुत अचंभा है कि जिन लोगों को उन्होंने 5 साल के लिए भेजा और उनके कारण अब जो असेंबली इलेक्शन है वो 14 महीने में आ गया, तो धर्मशाला के लोग तो अभी तक तो ठगा हुआ महसूस कर रहे कि लोग जिनको वोट करते हैं और अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं, उन लोगों ने जो किया हुआ, अभी तक तो लोग उस शौक में हैं, उस झटका उनको लगा है कि हमने ऐसा आदमी आगे भेज दिया जिसने अपने हित के लिए लोगों की भावनाओं को दुख पहुंचाया है और राजनीति में एक आप कह सकते हैं कि ऐसा दाग लगा दिया है जिससे हिमाचल की संस्कृति भी दागदार हुई है और लोगों का विश्वास भी इस राजनीति से टूट चुका है। लोगों को लगता है कि ऐसे अगर नेता ऐसा ही करते रहेंगे और अपने फ़ायदे के लिए जब वोट आएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे और अपने फ़ायदे के लिए, अपने निजी हित के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लोगों की भावनाओं से खेल सकते हैं। तो लोग अभी, मुझे ऐसा लगता है कि लोग दुखी हैं और धर्मशाला के लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे। देखिए, आप उप प्रधान रहे हैं, आप जिला परिषद रहे हैं, आप धर्मशाला के डिप्टी मेयर रहे हैं, मेयर भी रहे हैं, अब काउंसलर हैं। धर्मशाला के लोगों की नब्ज शायद एक जनप्रतिनिधि ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकता है, एक स्थानीय प्रतिनिधि, लेकिन यहाँ इस सीट में चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए, चुनौती की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर करना चाहिए कि धर्मशाला के लोग अब ये नहीं देख रहे कि भाजपा के साथ लड़ाई है। धर्मशाला में एक ऐसा माहौल बना हुआ है जी, जिसमें चाहे को कांग्रेस के लोग हैं, चाहे धर्मशाला के आम आदमी हैं जो किसी भी पार्टी से एफिलेटेड नहीं होते, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, अभी सबका मूड एक ही है कि ऐसे व्यक्ति को धर्मशाला से बाहर करना है जिसने धर्मशाला की राजनीति में आके, धर्मशाला में आके उसने धर्मशाला का जो माहौल ख़राब किया। और कांग्रेस का जिस व्यक्ति को 2012 में कांग्रेस ने बैजनाथ से धर्मशाला भेजा, क्योंकि बैजनाथ वहाँ से रिज़र्व हो गई थी, और बैजनाथ से धर्मशाला भेजा और धर्मशाला की कांग्रेस ने उनको यहाँ से जितवाया और वो सरकार में मंत्री बने और धर्मशाला के लोगों के साथ उनका अच्छा माहौल बना। लेकिन आपने देखा होगा जब 17 का इलेक्शन हुआ तो वो यहाँ से हार गए और फिर बाई इलेक्शन आया तो यहाँ से वो उन्होंने मना कर दिया, पीठ दिखा दी कांग्रेस को। फिर लोकसभा का इलेक्शन आया, फिर उन्होंने पीठ दिखा दी, किसी और को आगे कर दिया। अब 22 के इलेक्शन में वो यहाँ जीत के चले गए कांग्रेस से, फिर कांग्रेस ने उनके ऊपर विश्वास जितवाया, इतना सब होने के बावजूद भी। और जब वो जीत गए, यहाँ से विधायक बन के चले गए, तो 14 महीने जो हुए, उस 14 महीनों में उस व्यक्ति ने अपने घर के गेट, जैसा कि हम तो घर कह रहे हैं लेकिन जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और धर्मशाला के लोग कहते हैं कि वो तो महल है, महल के गेट धर्मशाला के लोगों के लिए टोटल बंद कर दिए। किसी का फ़ोन नहीं उठाया, अगर कोई घर पे चला गया तो गेट बंद। अब देखिए, विधायक हैं जो घर का, जैसे पंच होते हैं, प्रधान होते हैं या विधायक हैं,
जो पूरे कंस्टिट्यूंसी के हेड हैं, लोगों को ज़रूरत पड़ती है, छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं तो विधायक से मिलने जाना पड़ता है, लेकिन उन लोगों को वहाँ से जलील करके भेजा गया। तो ये जब 14 महीने का ये, एक तो लोग दुखी थे कि विधायक मिल नहीं रहा है और अखबारों में आ रहा है कि विधायक जी मंत्री पद चाह रहे हैं, तो लोग तो ये कहते हैं कि हमने तो उनको विधायक बन के भेजा था, विधायक का वोट उनको डाला था, हमने मंत्री को वोट थोड़ी डाला, हमने तो विधायक को वोट डाला। क्या आप मानते हैं कि उनका मंत्री बनना जरूरी नहीं था? क्योंकि बार बार हिमाचल प्रदेश के सियासी गलियारों में ये चर्चाएं सुधीर शर्मा के विषय में हो रही थी कि सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा वो मंत्री पद चाहते हैं। क्या आपको खुशी नहीं होती कि अगर सुधीर शर्मा को मंत्री बना देते मुख्यमंत्री? देखिए, इसमें 12 ही लोग बनने थे जी, मुख्यमंत्री को मिला के, और 11 यहाँ बने हुए हैं, तो अब सभी के सभी तो मंत्री बन नहीं सकते। यहाँ से चंद्र कुमार जी मंत्री बने, अभी यादविंदर गोमा जी को मंत्री पद मिला है, RS बाली जिनको कैबिनेट रैंक का चेयरमैन बनाया गया, और विशाल चंब्याल जी उनको चेयरमैन यहाँ पे बनाया गया, संजय चौहान जी को चेयरमैन बनाया गया। ऐसा नहीं है कि कांगड़ा को जैसे कहते कि हमें ही यहाँ से मंत्री बनना है। तो मुझे तो ऐसा लगता है, जैसे देखिए सुक्खू जी 4 बार इलेक्शन लड़े, उनको तो कभी मंत्री नहीं बनाया, उन्होंने तो कभी कांग्रेस का विरोध नहीं किया या पार्टी लाइन से बाहर चले गए। ये जो मंत्री की रट थी, इस अभी जो इन्होंने कांड किया, इससे साफ लगता है वो तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लोगों से कहाँ पूछा गया? अगर ऐसा किया होता कि धर्मशाला के लोगों को बिठाया होता कि भाई अब मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा है या मेरा काम नहीं चल रहा है, तो अब आप बताइए क्या करना है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके करते। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे देखिए धर्मशाला में जो उन्होंने चाहा वो उन्होंने करवाया 14 महीने में। उन्होंने अपने कमिश्नर जो कॉरपोरेशन में होते हैं, अपने SGM, एक्सिन PWD, IPH, बिजली बोर्ड, सभी लोग अपने लगाए उन्होंने यहाँ पे। लेकिन मोटो ये नहीं था। मुझे एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा जो लोग 2-2 करोड़ रुपया इलेक्शन में लगा के जीत के आ जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो आगे 10 करोड़ रुपया इकट्ठा करें, और इस सरकार में उन्होंने ये काम होने नहीं दिया। तो बेचैनी तो इनकी हुई होनी, और बेचैनी में ये लोग वहाँ चले गए। और अभी मैं देख रहा था, आप देख रहे होंगे फेसबुक में कि मर्सिडीज़ बेंच और कौन कौन सी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी 1-1 करोड़ की फ़ोटो आ रही हैं आजकल, बड़ी चली, तो लोग उसमें भी कमेंट कर रहे कि शायद ये इसीलिए वहाँ पे गए हैं इन चीज़ों को लेने के लिए। चलो ये इनके पर्सनल इनके हो सकते हैं, लेकिन जनता ने उनको चुन को भेजा था। तो जब आप पब्लिक लाइफ में आते हैं तो पब्लिक लाइफ में आपको हर चीज़ सार्वजनिक करनी पड़ती है और पब्लिक के साथ मिलके चलना पड़ता है। आप लोग 11 महीने 14 महीने घर से निकले तक नहीं, लोगों से मिलना पसंद नहीं किया, घर के दरवाजे लोगों के लिए बंद कर दिए, टेलीफोन तक लोगों के नहीं उठाए, और ऊपर से ये वाला काम कर दिया। अब तो लोग वेट कर रहे हैं कब इलेक्शन आते हैं, और लोग ये धर्मशाला के कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा इस बार इलेक्शन जो होगा ऐसा जवाब मिलेगा कि फ्यूचर में कोई ऐसा विधायक, कोई ऐसा नेता ना करे कि वो पार्टी छोड़कर और लोगों के साथ इतना विश्वासघात करके ऐसा काम करे। तो वो ये चाहते हैं कि ऐसा यहाँ पे रिजल्ट मिले कि भविष्य के ऐसे नेताओं को सबक मिले। देखिए, ये तो रही सुधीर शर्मा की बात। अब जरा आपकी बात भी कर लेते हैं। आप मुख्यमंत्री से मिले, कांग्रेस के बड़े नेता अंदर खाते आपस में चर्चा भी ये कर रहे थे, और कोई कह रहा था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तो चाहते हैं कि जग्गी को टिकट मिले, लेकिन कुछ कांग्रेस के बड़े नेता नहीं चाहते कि जग्गी को टिकट मिले, वो चाहते हैं कि किसी और को ये टिकट जाए। अब आपकी मुख्यमंत्री से इस बारे में क्या बातचीत हुई? देखिए, हमारी तो माननीय मुख्यमंत्री से या बड़े नेताओं से एक ही बात हुई कि आपको लगता है सर्वे में जो व्यक्ति आगे आता है, जो धर्मशाला में कांग्रेस को जीत दिलवा सकता है, आप उसी को ही टिकट। आधिकारिक बात शायद आप कहेंगे कि मुख्यमंत्री जिसको चाहेंगे उसको टिकट दे देंगे। मेरी मुख्यमंत्री की आपसे क्या बात हुई? क्या मुख्यमंत्री ने आपको आश्वासन दिया है टिकट का? देखिए, मैंने जो बात वहाँ पे हुई, मैंने कहा जहाँ पे आपको लगता है सर्वे सरकार में वो बैठे हैं, पार्टी में वो बैठे हैं, जहाँ पे जिसका सर्वे ठीक निकलेगा उसके साथ वो जाएं, और हम लोग भी उसके साथ ही जाएंगे। यहाँ पे विषय ये नहीं है कि देवेंद्र जग्गी MLA बनेगा या कोई और MLA बनेगा। धर्मशाला मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हमारी यहाँ की पैदाइश है, हम लोग यहाँ रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा है यहाँ का माहौल ख़राब होते 12 के बाद यहाँ का जो माहौल ख़राब हुआ हमने उसको देखा हुआ। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों का एक ही इशू है कि इस गंदी राजनीति जिस व्यक्ति ने यहाँ पे की है
उसको यहाँ से बाहर निकालना है। उसमें कांग्रेस के लोग ही नहीं है, आम धर्मशाला की जनता है, बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है। मैं ये पार्टी लाइन से ऊपर बात कर रहा हूँ कि धर्मशाला के लोग जो चाहते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी जो मैंने आपसे बात की सेम बात हुई कि जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा आप उसी के ऊपर। आपने दिल्ली दरबार हाजिरी लगाई है क्या? देखिए, हाजिरी बड़े नेताओं के पास सारे जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो 2021 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें हम दिल्ली में हमने अच्छा वहाँ पे सभी के साथ मिले थे और धर्मशाला के हालात के बारे में बताया था। जो आज हुआ है हमने 2021 में बताया था, हमने 19 में भी बताया था और ये बात प्रूव होगी कि ये व्यक्ति कैसा है, हम लोग वहाँ बताते थे। लेकिन इस बार अभी हम कहीं नहीं गए, हम सिर्फ फील्ड में घूम रहे और फील्ड में लोगों को यही बात कर रहे कि कांग्रेस के साथ चले, कांग्रेस का जो भी व्यक्ति होगा उसके साथ चले। और धर्मशाला में ऐसे व्यक्ति को हमने, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, मजा सिखाना है जिसने धर्मशाला की राजनीति को गंदा किया। आपने धर्मशाला की राजनीति की बात की। जब हमने लोगों से भी बातचीत की, लोग कहते हैं कि धर्मशाला में जो गद्दी वोट बैंक है वो अक्सर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फिर दूसरा वोट बैंक है जो चौधरी है, वो जो राकेश चौधरी को समर्थन देते हैं। फिर तीसरा एक ऐसा वोट बैंक आता है जिसका शायद न्यूट्रल हम कह सकते हैं। फिर आपके विषय में एक और बात होती है कि आपका शहर में तो होल्ड अच्छा है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें होल्ड की थोड़ी सी कमी नज़र आती है। और चूंकि हमने लोगों से भी बात की, वो कहते हैं कि योल से जो गांव लगते हैं योल के साथ और बाकी ग्रामीण इलाके, उनमें आपका होल्ड कम है, इसीलिए कांग्रेस हो सकता है शायद मंथन करे। आपको ऐसा लगता है? और ये होल्ड कमज़ोर है तो इसकी वजह क्या है? देखिए, 2001-2 में इलेक्शन हुए थे यहाँ पे, जब चंद्रेश कुमारी जी जीती थी, तब हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग हर बूथ पे हम लोग जाते थे। हर बूथ पे, हर बूथ का जो कार्यकर्ता था उसके साथ हमारी बैठकें होती थी। जितने भी धर्मशाला में फंक्शन होते थे, जितने भी रैली, जितनी मीटिंग होती थी, सब ऑर्गेनाइज हम लोग करते थे। 2007 का इलेक्शन हुआ, उसमें हम लोग रहे। मनकोटिया जी यहाँ से आगे, चंद्रेश कुमारी जी हार गई। चंद्रेश कुमारी जी चली गई राजस्थान 2009 में, शायद या 8 में, क्योंकि वहाँ से वो एमपी लड़ी, वहाँ से जीत गई। अब धर्मशाला में कोई लीडर रहा नहीं। और जब चंद्रेश कुमारी जी चली गई राजस्थान, तो धर्मशाला में भी तो इलेक्शन था, पार्लियामेंट्री तो सभी जगह हो रहा था। तो धर्मशाला में हम लोगों ने, हम लोग मीन्स कि कांग्रेस के लोगों ने, जिसमें हम लोग भी थे, मेन लीड कर रहे थे, तो हमने यहाँ से कांग्रेस को लीड दिलवाई। यहाँ पे कोई बड़ा नेता नहीं था। सुधीर शर्मा जी जब 2012 में आए तो 15 दिन का इलेक्शन था, तो हमें कहते थे सुबह 7 बजे कि 7 बजे ले चलो, रात के 12:30 बजे तक हम उनके गांव में मीटिंग करवाते थे। और जितना भी, अब डीलिमिटेशन तब 2009 में हुई तो कांग्रेस से कुछ पंचायतें यहाँ आई, तो सबसे पहले हम ही लोग थे जब वहाँ के वर्कर के साथ जाके बैठ के की हम लोगों ने। जैसे कि आपने बताया कि मैं जिला परिषद मेंबर भी रहा हूँ, तब हमारे साथ 13 पंचायतें थी, वहाँ भी हम लोग गए। और कांग्रेस के सभी वर्कर जितनी बैठकें हुई सब में हम लोग वहाँ पे जाते रहे। धर्मशाला की शहर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धर्मशाला शहर जो था वो मेरा कार्य क्षेत्र था। जब मैं यहाँ से चुन के आता था तो मुझे यहाँ बेहतर काम करने का मौका मिला, और जब मुझे मौका मिला तो मैंने बहुत बेहतर काम किया यहाँ पे। अगर आप साथ में पूरे शहर में सुन रहे होंगे तो मुझसे पहले भी लोग यहाँ रहे, मेयर मेरे बाद भी यहाँ पे रहे, तो सभी को पता होगा कि इसका काम कैसा चला, लोग खुद बता देते हैं क्या। तो जहाँ पे हमारा कार्य क्षेत्र रहा हमने बेहतरीन किया। अब हम लोग छोटी छोटी चीज़ें ले, गांव में लोग, हमने इतने इलेक्शन लड़े, तो गांव में छोटा इलेक्शन तो सबसे खतरनाक होता है। तो हमने अपना बेस्ट दिया, तभी हम बार बार लोग हमें भेजते हैं। और हमारी जो कार्यशैली है, काम करने की क्षमता है, उसी को देखते हुए लोग आगे देखिए, जिसको 12 में जो लोग बाहर से आए उसको तो धर्मशाला के लोगों ने कभी नहीं देखा, तब भी लोगों ने यहाँ जितवाया। हमारे विशाल जी जब बाई इलेक्शन जीते, वो भी यंग थे, तब वो भी वहाँ पे नहीं। ये सारी चीज़ें जब इलेक्शन चलता है, हमने सर्व किया हुआ है, हमने गांव में सर्व किया हुआ है, हमने हर जगह सर्व किया। देखिए, आपने सुधीर शर्मा की बात की, आपने कहा कि आपने ग्रामीण इलाकों में काम किया है, शहर के आप मेयर रहे हैं, शहर की नब्ज ठीक से टटोली है। तो अब सवाल ये है कि सुधीर शर्मा से ये रिश्तों में खटास क्यों? इसलिए कि उन्होंने दल बदला है, या फिर पहले ही कुछ लोग बताते हैं कि आप लोगों के रिश्ते बीच में खराब हो गए? देखिए, 2017 में वो इलेक्शन हार गए। जब बाई इलेक्शन आया तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया।
तो हमने ये कहा कि आपको धर्मशाला की जनता ने 2012 में सर माथे पे बिठाया, जितवाया यहाँ से। अब जब बाई इलेक्शन आ रहा है तो आप बाई इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? अब जब जनता और पार्टी को आपकी ज़रूरत है तब आप यहाँ से भाग रहे हैं। तो बस इसी बात को लेके जब हमारी विचार नहीं मिले तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जब जीतने की लगे कि हम जीतने वाले तभी लड़ना। तब मुझे कहते थे कि बाई इलेक्शन बहुत भारी होता है, सरकार से जीत नहीं सकते फलाना। फिर क्या हो गया? आपको अपने लोगों के साथ तो खड़े रहना है ना। तो वही विचारधारा वो हमारी जो बनी नहीं, तो उसके बाद फिर जब हमारा अपना इलेक्शन आ गया तो उन्होंने हमारे इलेक्शन में हमारे विरोध में काम कर दिया। सबको पता उन्होंने काम किया। उन्होंने हमारे पोस्टर फटवाए, उन्होंने हमारे पोस्टरों पे कालिख पोती, हमारे घर पे पत्थर मरवाए। तो ये चीज़ें चलती रही और हम ये चीज़ें बार बार कहते रहे कि धर्मशाला बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र है। यहाँ पे ये चीज़ें पहले कभी नहीं हुआ करती थी। तो इन लोगों ने ऐसी चीज़ें शुरू कर दी तो विचार मिलना तो बहुत मुश्किल हो गया ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे विरोध में भी लोग होते हैं, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, कोई हमारा विरोध भी करता है। विरोध करने का मतलब ये थोड़ी कि आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करें या उसके घर में पत्थर मरवा दें या उसके साथ बदतमीजी करें या किसी को पिटवा दें। तो ये जो माहौल है ये अच्छा माहौल नहीं है। हर किसी को लोकतंत्र है, विचारों का विरोध हो सकता है, किसी का विरोध भी कर सकते हैं। लोग अब विरोध कर रहे हैं गांव में तो क्या होगा? गांव के गांव जला देंगे आप लोगों ने। तो हमारे ये जो मतभेद हुए, ये विचारों के मतभेद हुए, हमें ये चीज़ें पसंद नहीं थी तो हमने बोल दिया ये चलेगा नहीं। देखिए, अगर आपने राजनीति ही करनी है तो लोगों से एलर्जी काहे की करनी? जब आपने लोगों के बीच में ही रहना है तो लोगों से एलर्जी क्यों करनी? लोगों से मिलने के लिए क्यों आप 2-2 घंटे 4-4 घंटे आपने दरवाजे बंद रखे? तो ये मतभेद चलते रहे। सुधीर शर्मा ने एक बात कही, उन्होंने कहा दरवाजे तो मुख्यमंत्री ने भी लोगों के लिए बंद कर दिए थे, विधायकों के लिए बंद कर दिए थे, हमें भी ह्यूमिलेशन महसूस हो रही थी, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी। देखिए, लोगों ने वोट डाले सुधीर शर्मा जी को, लोगों को जरूरत थी सुधीर शर्मा की धर्मशाला में, लोगों ने वोट डाले सुधीर शर्मा जी को, गेट बंद हुए सुधीर शर्मा जी के लोगों के लिए, फोन बंद हुए सुधीर शर्मा जी के लोगों के लिए, है ना। और ये बहुत ये समाज में ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। जिसको लोगों ने वोट देके भेजा है, जितवाया है, वो आदमी अगर लोगों के दूरी बनाए रखे, ज़रूरत के टाइम पे लोगों के साथ खड़ा ना हो, ये बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। देखिए, लोकतंत्र में मैं कहता हूँ 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, 3 साल के बाद हो जाना चाहिए। कम से कम 5 साल में एक बार तो लोग पहुँच जाते हैं माथा टेकने, झुकती है गर्दन की मिलो हमारे से। तो मुझे लगता है कि इन्होंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी ये सब हो जाएगा। गेम कुछ और खेली थी, गले कुछ और पड़ गई और ये चीज़ें भारी पड़ जाएंगी। लोगों के अगर आपका काम ही यही है तो आपको लोगों से मिलना चाहिए और विचार जिसके जो मर्जी हो उनकी बात सुननी चाहिए, विरोध को भी सुनना पड़ता है। चलिए, ये तो रही बात कि सुधीर शर्मा ने लोगों की बात नहीं सुनी, आपने कहा लोगों के फोन नहीं उठाए। अब जरा धर्मशाला के कुछ नेताओं पर भी नजर डालें। पहला नाम है विजेंद्र करण का, दूसरा नाम है राकेश चौधरी का। अब क्योंकि चर्चाएं सियासी गलियारों में ये चल रही है कि कांग्रेस हो सकता है कि चौधरी पर भी दांव खेले। ऐसे में जब आप खुद ही अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं कि दल बदल जो नेता करते हैं या दूसरे दल में शामिल होते हैं, जनता में वो स्वीकार्य नहीं है, ऐसे में अगर राकेश चौधरी कांग्रेस का दामन थामते हैं, कांग्रेस उनको टिकट देती है, तो आपको ये स्वीकार होगा क्या? देखिए, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस कैडर से अगर कोई आता है तो कांग्रेस के लोगों में जोश होगा और लोगों में ये जाके खुल के बोल सकते हैं कि हम लोग जो है वो साफ़ सुथरी पार्टी के लोग हैं। दूसरा, आपने जो कहा कि अगर कोई और राकेश चौधरी जी यहाँ पे आ जाते हैं तो इसके बारे में पार्टी मंथन कर रही है, हर लेवल पे काम पार्टी कर रही है कि लोगों का मूड पड़ रही है कि क्या है। अगर हम लोग दल बदलू और बागियों की बात कर रहे हैं, ठगों की बात कर रहे हैं, तो हमें कांग्रेस का कैंडिडेट भी उसी हिसाब से देना पड़ेगा और पार्टी इस पे काम कर रही है। जो भी पार्टी के डायरेक्शन होंगे। आपका निजी मत क्या है? किसके लिए होना चाहिए? जी, राकेश चौधरी को आप पर्सनल राय आपकी क्या है? अगर पर्सनल राय मुझे नहीं लगता है कि मुझे प्रेस में बतानी चाहिए, लेकिन पर्सनल राय मैं अपने हाईकमान को जरूर वहाँ पे बताऊँगा कि क्या 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 लोगों का मत है, लोगों का मूड क्या है और किसके साथ चलना चाहिए, मैं वहाँ पे डिस्कस जरूर करूँ। राकेश चौधरी के समर्थन में आप हैं या नहीं? मैंने पहले कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं हाईकमान से डिस्कस करके जो भी पार्टी लीडर चलिए, राकेश चौधरी को छोड़ दीजिए, विजेंद्र करण का साथ तो देंगे अगर पार्टी उन पे दाव खेलती है? देखिए, साथ तो हर किसी का देंगे और पार्टी विजेंद्र करण जी ने पहले भी इलेक्शन लड़ा हुआ,
बाई इलेक्शन लड़ा है, हमने साथ दिया जी। है, आगे फिर टिकट देंगे, फिर उनका साथ देंगे। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसका साथ हम देंगे। मैंने पहले शुरू से एक बात कह रहा हूँ, धर्मशाला का इलेक्शन कांग्रेस और भाजपा का इलेक्शन नहीं है। धर्मशाला का इलेक्शन धर्मशाला के लोगों का इलेक्शन है और उनके विरुद्ध है, जिनके विरुद्ध है, जिन्होंने लोगों को जलील किया हुआ है, लोगों को ठगा हुआ है, पार्टी को ठगा हुआ है, उनके विरुद्ध ये इलेक्शन है। देखिए, अगर राकेश चौधरी एक बार फिर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है फायदा हो सकता है कांग्रेस का हो, फायदा हो सकता है बीजेपी का हो, लेकिन उनके निर्दलीय, क्योंकि वो लड़ते आए हैं निर्दलीय चुनाव, तो ऐसे में आपको क्या लगता है समीकरण क्या होंगे? क्योंकि सियासी गलियारों में आप लोगों के विषय में भी ये चर्चा हो रही थी कि अगर कांग्रेस राकेश चौधरी पर दांव खेलती है तो हो सकता है आप विरुद्ध हो जाएं, हो सकता है विजेंद्र करण विरुद्ध हो जाएं, लेकिन आप लोगों की ये बातें असमंजस में तब डाल देती हैं जब आप लोगों की एक सोशल मीडिया पर इकट्ठा फोटो वायरल होती है और ये बात होती है कि आप लोग इकट्ठा मुख्यमंत्री से मिले हैं, आप लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया। मैंने पहले कहा कि पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी सभी साथ में चलेंगे जी। और हमने बार बार ये चीज़ हर जगह कही है कि अभी भी मैं फिर कह रहा हूँ कि इलेक्शन कांग्रेस बीजेपी का नहीं, इलेक्शन धर्मशाला के लोगों का है और हम लोग धर्मशाला के लोग हैं और धर्मशाला की बेहतरी के लिए काम करेंगे और धर्मशाला की बेहतरी के लिए जो है सिर्फ एक व्यक्ति को बाहर निकालने की ज़रूरत है, वही हम लोग करेंगे। तो फोटो वाला राज आपने बताया नहीं कि आप लोग इकट्ठे क्यों वो थे, तो रीजन क्या था? सोशल दायरा हमारा सभी से मिलना। मैंने पहले कहा कि विचार अलग हो सकते लोग कह हैं, रहे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे बात ही ना करें। राकेश चौधरी जी कांग्रेस में रहे हैं, पहले प्रधान रहे हैं, वो 2 बार प्रधान रहे हैं, वो प्रधान रहे हैं। जब से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं उससे पहले से हम भी लड़ रहे हैं, तो हमारा उनके साथ अच्छा रहा है और पार्टी अलग अलग पार्टियों में वो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे बात कर रहे हैं। सोशल दायरा, राजनीतिक दायरा भी लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक दायरा था, ये सोशल दायरा नहीं था। अब राजनीति का टाइम चला हुआ, इलेक्शन चला हुआ, तो ये सारी चीजें मिक्स चलती ही हैं, इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात तो खुलकर बात आप कब करेंगे? किसके साथ? मीडिया में, प्रेस में, इस राजनीतिक और सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि बार बार आप लोगों पे सवाल उठ रहा है, जनता भी पूछती है कि साथ आप लोग सब होते हैं, फिर कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, तो जनता किस पर भरोसा करे? साथ वाले तो साथ हम तो है ही है सभी। मैंने पहले कहा कि कांग्रेस जिसके साथ कांग्रेस का हाथ जिसके साथ होगा हम उसके साथ होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमने हिमाचल प्रदेश, लगातार हम आपको कह ही रहे हैं कि चुनावी संवाद हो रहा है, ऐसे में हम नेताओं की नब्ज टटोलने की भी कोशिश कर रहे हैं कि नेताओं के मन में क्या है, और स्पेशली आज हमने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा की और चर्चा में हमारे साथ धर्मशाला कांग्रेस के नेता जग्गी थे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।